और जैसे ही तुम सिक्स्थ डायमेंशन में पहुंचोगे तुम्हें इस जन्म का सत्य पता चल जाएगा, मुस्कुराते हुए पापोरी ने कहा। जन्म का सत्य और ये सिक्स्थ डायमेंशन क्या है? सुबोध ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा। यही कि जन्म होता ही नहीं है। ये चेतना एक कमरे में कैद एक फिल्म को देख रही है और 3 अवस्थाओं में, जिसे स्वप्न, जागृत और सुसुप्ति कहते हैं। ये एक नेचुरल कॉन्सेप्ट को बनाए रखती है जिसमें तुम्हें शरीर का बोझ सदा बना रहता है और बाद में एक मृत्यु का भय। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जब हम सोते हैं तो ये सब कहाँ चला जाता है? बस यही मृत्यु में होता है। ये कोडिंग है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी में कोई जन्म ही नहीं तो फिर मृत्यु कैसी? सिक्स्थ डायमेंशन बहुत ऊपर की चीज है। यहाँ तुम जिन्हें आज तक ईश्वर या भगवान कहते आए हो उनके साथ को क्रिएटर बन जाते हो। ये पाप पुण्य से बहुत ऊपर की चीज है। पापोरी ने कहा। ओ, तो फिर क्या एलियंस होते हैं? सुबोध ने पूछा। देखो, अगर बिल्कुल सत्य पूछो तो फिर ये सभी देवी देवता ही एलियंस है, क्योंकि ये कोडिंग इन्हीं ने की है। लेकिन इसके लिए हमें इनको भी एक एंटिटी मानना पड़ेगा। यदि नहीं मानेंगे तो फिर ज्ञान और अज्ञान का खेल ही दिखेगा, जो अंत में जीव या चेतना की सर्वश्रेष्ठता को बताता है। ये सेल्फ ही सब कुछ है, जो भी इसके भीतर है, बाहर कुछ नहीं। फिर एलियंस कैसे? पापोरी ने कहा। कुछ देर तक तो साइंटिफिक भी पापोरी की बातों से चक्कर पितरी जैसे घूमता रहा, पर फिर अपना दिमाग लगाकर बोला, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ये सब मेरा वहम है। ये चक्र, देवी देवता ईटीसी सब मन की उपज हो, जिसे महज पढ़कर इंसान ने इमेजिन कर लिया हो और हकीकत में हमें एलियंस ने बनाया हो। बड़े गौर से उसको सुनने के बाद पापोरी बोली, हाँ, ये चीज शुरू में मेरे भी ज़हन में आई थी, पर फिर मैंने उसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता परखी तो दोबारा कभी इस पर शक नहीं किया। कैसा परीक्षण? सुबोध के स्वर में हैरानी भरे मिश्रित भाव थे। यही कि इन लिखी बातों की सच्चाई है। तुम एक काम करना, गोधूली और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने नथुनों को देखना। दोनों नथुनों से सांस चलती है, क्योंकि इन दोनों मुहूर्तों में तीसरा स्वर कुछ देर के लिए खुला रहता है। यही सुषुम्ना है, जिसे सरस्वती भी कहते हैं। इसके भीतर गांधारी और चित्रनी नाड़ी होती है, जिनमें चक्र होते हैं। पापोरी ने कहा। अरे, तो इसमें कौन सा बड़ी बात है यार? सुबोध ने कहा। यही तो बात है, क्योंकि और बाकी समय किसी एक नोस्ट्रिल से ही सांस लेते हैं, दूसरा बंद ही बना रहता है। पापोरी ने मुस्कुरा कर कहा। सुबोध ने उसकी बात सुनकर लगे हाथों परीक्षण किया तो वो सही कह रही थी। उसके केवल एक ही नथुने से सांस काम कर रही थी। सुबोध को अब कुछ विश्वास बढ़ा। वह पापोरी से बोला कि तुम मुझे सिखाना कब से स्टार्ट करोगी? फिर यार, जल्द से जल्द कोई ऐसा उपाय करो कि मैं तुम्हारे साथ संभोग करके समाधि ले सकूं। पापोरी ने अपने निचले होंठ को अपने दांतों से काटा और बोली, अभी तो कोई करना भी नहीं चाहता था कुछ देर पहले, अब एकदम से इतना होनी जल्दी? क्या हुआ सुबोध बाबू? अरे, मैंने ऐसे ही कहा था, क्योंकि अपने पहले एक्सपीरियंस से मैं डरा हुआ था और तुम्हारी बातों से भी। और सुबोध पापोरी को देखते हुए रह गया। नौटी कहीं के, पापोरी ने कहा। सुबोध ने उसके नजदीक आकर उसको किस कर लिया। दोनों एक दूसरे से कुछ देर यूं ही लिपटे रहे।
सुबोध के बढ़ते हाथ पापोरी के बदन पर बढ़ रहे थे, जिसे खुद पापोरी ने रोक दिया, पर सुबोध ने उसे मजबूर नहीं किया। एक अच्छे किस के बाद पापोरी ने अपने बालों की लटों को संभालते हुए कहा, पहले तुम्हें शरीर में कुछ मजबूती चाहिए, जिससे कि तुम अपनी प्राण देह को अधिक समय तक निर्मित करके रख सको। कैसे होगा? सुबोध ने कहा, आज रात डिनर के बाद मैं और सुनंदा एक रेसिपी बनाएंगी। आधी रात में चक्र पूजा करवाऊंगी, जिससे तुम्हारे अवरोध खुल जाएंगे और फिर मैं और तुम संबंध बनवाएंगे, जो उम्मीद है इस बार एक नए आयाम तक पहुंचेंगे। पापोरी ने कहा, ये रेसिपी क्या है? सुबोध ने पूछा। सीक्रेट है, पापोरी ने कहा। क्या साकेत जो आधा सड़ चुका है उस पर भी ये असर करेगी? सुबोध ने कहा, हाँ, पर उसे सिखाओगे कैसे? पापोरी ने कहा, क्या वो फिर वहां जा सकेगा? सुबोध ने पूछा। बेशक तुम एक अच्छे दोस्त हो, अगर ख्वाहिश रखते हो तो उसे सुनंदा के साथ पूजा में बिठा लेंगे। पापोरी ने कहा, पर 4 लोग और संभोग। कुछ सोचते सोचते सुबोध ने कहा, तुम शर्मा गए। पापोरी ने कहा। अब सुबोध काफी रिलैक्स हो गया था, इसलिए रात्रि में डिनर के समय मिलने का बोलकर वो वापस अपने रूम चला गया। उसके जाते ही पापोरी ने अपने कपड़े उतारे और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। अच्छे से नहाकर और तैयार होकर पापोरी ने सुनंदा को अपने रूम में बुलाया। सुनंदा रूम में आकर उसके बगल से बिस्तर पर ही बैठ गई। एक हल्के स्वर में पापोरी ने कहा, स्तभना को इंडकर कुछ देर से मुझे किचन में मिलो और सारा सामान भी साथ लाना जो उसमें लिखा है। ठीक है, पर कम से कम 2 घंटे लगेंगे इस काम में, सुनंदा ने कहा। पर 2 घंटे में हर हाल में आ जाना। इस बार पापोरी का स्वर कुछ सख्त था पहले की तुलना में। मैं आ जाऊंगी और क्या घर छोड़कर भाग जाऊंगी, हंसते हुए सुनंदा ने कहा। इसके बाद सुनंदा चली गई। उसके जाते ही पापोरी ने गौमूत्र की शीशी से थोड़ा सा मूत्र एक कटोरे में लेकर किचन की ओर प्रस्थान किया। पहले तो जल्दी जल्दी उसने एक लजीज डिनर तैयार किया, जिसको बनाने में उसे 2 घंटे लगे और तब तक सुनंदा भी वापस आ गई। उसके आते ही पापोरी ने पूछा कि क्या सारा सामान मिल गया। सुनंदा ने तब उससे कहा, हाँ, सारा सामान में से आई हूँ। इसके बाद पापोरी ने सुनंदा से एक पतीले में जो वो बता रही थी वो डालने को कहा। पापोरी ने पढ़ना शुरू किया। भैंस, गाय और बकरी का दूध, ऊपर से गाय का उबला गोबर, भैंसे के सींग का बारीक चूर्ण, उल्लू के पिसे हुए नाखून, शक्कर स्वादानुसार, नमक स्वादानुसार, शहद और केसर, किशमिश और काली मिर्च और सबसे आखिरी में थोड़े से लड़की के बाल। इसके बाद पापोरी के कहे अनुसार सुनंदा ने उसे गर्म करना शुरू किया। अब पापोरी ने एक मंत्र पढ़ा, बिंदु पिठारा पहले द्वारा अजना आके बिखरे सारा। इतना मंत्र बोलते ही उस गर्म हो रहे पतीले में सारी सामग्री स्वतः अच्छे से मिक्स हो गई। अब बस एक चीज की कमी थी, गौमूत्र, जिसे पापोरी ने शुद्धिकरण के लिए पतीले के चारों तरफ छिड़कते हुए प्रार्थना करी और अब वो सर्व करने को रेडी थी। इधर रूम में लेटे हुए साकेत ने रात होती देखकर अपने बगल में लेटे सुबोध से कहा, भाई, पेट में हाथी दौड़ रहे हैं, कसम से आज खाना क्यों नहीं लाई सुनंदा अभी तक। सुबोध ने उसे देखकर कहा, तूने मेरे सपनों की रानी गाना तो सुना ही होगा। हाँ भाई, पर उसका अपने खाने से क्या लेना देना। मेंटल ने कहा, आज की रात तेरे अरमानों की रात है, कुछ देर रुक, सब कुछ पता चलेगा तुझे भी, सुबोध ने कहा। वो क्या भाई? साकेत ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा। वाइल्ड नाइट विद सुनंदा एंड पापोरी, सुबोध ने कहा।
साकेत तो इतना सुनकर खुशी से झूम उठा। खुश होकर कहने लगा, भाई सुनंदा मेरे से करवा लेगी? क्यों, तेरे में कमी क्या है? और ये वैसी मस्ती नहीं है, ये तेरी ट्रेनिंग है, फिर तुझे मेरा साथ भी तो देना है। मायो को भी ट्रो में शैलबाला की नहीं लेगा क्या मेरे शेर? खुशी खुशी मन से सुबोध ने कहा। जैसे ही साकेत ने शैलबाला का नाम सुना, सुनते ही उसकी नानी भर गई, पर फिर अपने दादाजी की बात पर अमल करते हुए उसने अपनी पोजीशन नहीं घटने दी और कहा, भाई उसकी तो एंगल बदल बदल कर लेंगे, गॉड प्रॉमिस। पर भाई इसमें सीखने की क्या जरूरत? ये तो अपन को भी पता है कि पेट्रोल पंप किथे है। खीसे निपोर कर साकेत ने कहा। आगे सुबोध कुछ बोल पाता इसके पहले ही आवाज हुई कि खाना तैयार है। ये सुनंदा की आवाज थी। भाई जल्दी चल, अब तो उन्होंने ने भी ग्रीन सिग्नल भेज दिया। भूख के मारे बुरा हाल है, बैटल ने कहा। हाँ चल, सुबोध ने कहा। इसके बाद दोनों डिनर करने सुनंदा और पापोरी के पास चले गए। आगे जारी रहेगा। स्तंभमा से बनाए रसायन का क्या होगा प्रभाव? सांड बनकर मेंटल क्या करेगा? सुनंदा के साथ क्या पापोरी की तरकीब सुबोध को नए आयाम तक ले जा सकेगी? जानने के लिए सुनते रहें। आपकी फेवरेट स्टोरी यक्षिणी कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अगले भाग का नोटिफिकेशन सही समय पर आपको मिलता रहे।